वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। ब्रेक से पहले हम कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी। जी हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है ऐसे है भी बेटा मेरा जॉब करता था ते हो गए 3-4 महीने जॉब छोड़े को। जी जी। तो पहला 1 साल काम किया उसने। तो राहदारी बना के भेजनी है बेटे ਨੂੰ ਤੇ भी ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ पे स्लिपां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 6 महीने। नहीं, अभी 3-4 महीने हो गए हैं काम छोड़े हुए। हाँ जी हाँ जी। नहीं तो उनको पिछले 6 महीने की भेजनी होती है ना, तो 3-4 महीने अगर हो गए हैं तो फिर वो टाइम निकल गया ना, अभी नहीं भिजवा सकते। वो नहीं चलेंगी? नहीं, वो नहीं चलेंगी। अच्छा जी जी। उधर से जिसको राहदारी भेजनी है जी जी, कौन कौन से कागज लगेंगे उधर से? देखिए उधर से तो यही होता है ना कि नहीं मतलब उन्होंने वो शादी कर रहे हैं या क्या? नहीं, शादी टूरिस्ट वीजे से बुलाना उन्होंने। अच्छा, टूरिस्ट वीज़े के लिए बुलाना है। तो अगर वो जो भी आ रहे हैं यहाँ पे उनको एक तो वहाँ का जो वहाँ पे वो काम करते हैं या जो भी उनकी सिचुएशन है वहाँ के, उस सिलसिले में कागजात देने होंगे कि वो वहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग अपने मुल्क में उनके कनेक्शंस हैं, फैमिली कितनी है, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारा कुछ लगाना होगा। और अगर वो ख़ुद ही सारा कुछ ख़र्चा उठाएंगे यहाँ पे आने का भी, यहाँ पे भी ख़र्चे का, तो उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें देनी होंगी। बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए उधर से? देखें वो तो डिपेंड करता है ना कि वो कितने अरसे के लिए आएंगे, और उस अरसे में जो यहाँ पे आते हैं तो अपने रहने सहने का, खाने पीने का अगर ख़ुद सारा करना है तो उस हिसाब से जो टिकट वगैरह का अगर ख़ुद करना है तो उस हिसाब से वो बैंक स्टेटमेंट्स हो ना। और उनको जैसा कि मैंने कहा, खाली बैंक स्टेटमेंट की बात नहीं होती, उनको जो आ रहे हैं उनको ये भी प्रूव करना होगा कि उनका अपने मुल्क में कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, वो क्यों जाके वापस आएंगे। क्योंकि अगर जो वीज़ा ऑफिसर है उनको ये लगे कि ये तो यहाँ पे सेटल्ड ही इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, कोई काम शाम नहीं है, तो ये इधर आके वापस नहीं जाएंगे, तो फिर वो वीज़ा नहीं देते। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी आबिद बोल रहा हूँ लंदन से। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इस कंट्री में एंट्री मेरी 2005 में हुई थी और 11 साल मुझे हो गए तकरीबन। मुझे पहले मैं स्टूडेंट पे रहा, उसके बाद PSW पे, लेकिन लीगल स्टे है विदाउट ब्रेक। अभी मैं एंटरप्रेन्योर वीज़ा पे हूँ जो कि दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ऑल्दो मुझे 10 साल हो गए, अभी 11वां साल भी तकरीबन हो चुका हुआ है, मैं इसलिए इंडेफिनेट के लिए नहीं जा सका कि मेरी किसी के हेल्प से मेरी कंपनी फॉर्मेशन हुई थी और सारा कुछ समहाउ मुझे डायरेक्टरशिप से निकाल दिया गया है। कुछ 10 साल जब जैसे मेरे हुए तो मुझे डायरेक्टरशिप से निकाल दिया गया। तो एक तो प्रॉब्लम ये है कि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ एट द मोमेंट। सेकेंडली मेरी ऑब्वियसली यहाँ अपनी एक्सपेंसेस को कैरी ऑन करने के लिए मैं नेशनल इंश्योरेंस पे जॉब करता रहा, इस बिलीव पे कि शायद 10 साल होंगे तो अप्लाई करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जब मेरा इंडेफिनेट हो जाएगा तो ऑल विल बी ओके। अभी पोजीशन ये है, क्वेश्चन ये है कि अब मैं क्या अप्लाई करता हूँ तो डिसेप्शन तो नहीं लगा देंगे? मेरी वाइफ मेरी डिपेंडेंट है और मेरे 2 बच्चे भी हम मेरी डिपेंडेंट। तो आपका इशू बेसिकली तो यही है ना कि आप चूँकि जॉब करते रहे हैं तो उस वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आप 10 साल की बेसिस पे अप्लाई करते हैं ना। जी वन थिंग, और सेकेंडली ये कि मतलब नेशनल इंश्योरेंस पे मेरी जॉब रही और मेरी डायरेक्टरशिप भी नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि जो आपकी डायरेक्टर, जब आप 10 इयर्स की बेसिस पे जाते हैं ना, तो उन्होंने ये तो नहीं देखना कि आप डायरेक्टर हैं या किसी वजह से आप निकल गए। उन्होंने तो आपके 10 इयर्स की बेसिस पे देखना है कि आप 10 साल तक यहाँ पे लीगली रहे हैं कि नहीं। लेकिन वो ये भी देखेंगे होम ऑफिस कि आपने 10 साल में कोई इमिग्रेशन कंडीशंस वगैरह कोई ब्रीच तो नहीं की। जब आपके पास ये एंटरप्रेन्योर वीज़ा होता है तो उसमें आप किधर काम नहीं कर सकते,
मसला ये है कि चूँकि आपने मुझे बताया है कि आपने अपने नेशनल इंश्योरेंस पे आपने काम किया है, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ऑब्वियसली होम ऑफिस चेक कर सकते हैं, और अगर आप उनको पता चलता है कि आपने काम किया है जबकि आपके काम अलाउड नहीं थे, अब मतलब इस तरह एम्प्लॉय होना, तो वो इस चीज़ की बेसिस पे आपको आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डिसेप्शन की कोई बात नहीं है, ये डिसेप्शन के उसमें मेरे ख़्याल में तो नहीं आता, और मेरा नहीं ख्याल कि अगर कि वो आप पे डिसेप्शन लगाएंगे, लेकिन बहरहाल इस वजह से आपका केस रिफ्यूज़ किया जा सकता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप किसी वकील के पास जाके डिटेल में जो है इसको डिस्कस करके, और बेहतर है किसी वकील के थ्रू प्रॉपर्ली एप्लीकेशन करें जो भी आपकी रेलेवेंट बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं मिसेज अली बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे आपसे पूछना था कि मुझे 2014 में मिला था वीज़ा, असाइलम सीकर थी ना मैं, तो रिफ्यूजी लीव टू रिमेन ने मुझे दिया था 2014 में? 14 में जी जी। तो अब लास्ट ईयर मेरी बेबी हुआ था, वो 1 ईयर की है। जी जी। तो उसके लिए अब मैं ट्रैवल करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे होम ऑफिस दोबारा उसका वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा या मैं वैसे ही ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनवा सकती हूँ? नहीं, आप वैसे ही ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो नहीं बना सकती, आपको उसके लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा एज आप अपने डिपेंडेंट के तौर पे। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनेंगे? फिर उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनेंगे। तो क्या वो वीज़ा मैं खुद सेंड कर सकती हूँ एप्लीकेशन के, मुझे किसी सिस्टर की हेल्प की ज़रूरत होगी? देखें, बिल्कुल कानूनी तौर पे तो आप ख़ुद कर सकती हैं, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉन्फिडेंट हैं कि आप ख़ुद कर सकती हैं कि नहीं। अगर आप समझती हैं कि आप कर सकती हैं तो ठीक है। बेहतर होता है कि ऐसी चीज़ों में किसी भी वकील का जो है वो सर्विसेज ले लें, ताकि कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो क्या मुझे लीगल एड मिलेगी इस पे कि ये फ्री वाले दूसरे मुझे पेड सिस्टर के पास जाना पड़ेगा? देखें, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप किसी भी लीगल एड सोलिसिटर के पास चली जाएं जो लीगल एड में डील करते हैं, तो अगर वो आप मतलब उनकी क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगी तो फिर वो कर देंगी। अगर नहीं हुआ तो फिर आपको किसी मतलब प्राइवेट लीव करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसमें नहीं बता सकता कि लीगल एड आपको मिलेगी कि नहीं। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी हुसैन बोल रहा हूँ सर, लंदन से। जी सर, ये मुझे पता करना था आपसे कि तकरीबन यहाँ पे मुझे लंदन में, मैं फ्रेंच सिटीजन हूँ और 2 महीने हो गए डिक्लेयर काम कर रहा हूँ। तो अब जो यूरोपीय यूनियन से आपको पता है कि ये रेफरेंडम की वजह से आउट हो गए हैं यूके वाले, तो इसके मुझ पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं कि ये बेहतर है कि मैं वापस चला जाऊं या यहाँ पे कंटिन्यू रहूं? और सेकंड मेरा आपसे सवाल ये था कि जो चाइल्ड बेनिफिट्स हैं वो तकरीबन मुझे 2 महीने हो गए, और कितना इंतजार करना पड़ेगा या कितना काम करना पड़ेगा चाइल्ड बेनिफिट्स के एलिजिबिलिटी के लिए? काइंडली बस ये 2 सवाल हैं, अगर आप इसके थोड़ी सा मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जी देखें, जहाँ तक आपका पहला सवाल है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और हर कोई पूछता रहता है इंटरेस्टिंग इस हवाले से कि ये जो रेफरेंडम की वजह से क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, क्या नहीं होगा। ये तो शायद अब इस वक्त यहाँ के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी पूछें तो उसको भी सही तरह मालूम नहीं होगा कि होने क्या वाला है अंदर। लेकिन जो मेरी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है और जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो मेरे ख़्याल में पहली बात तो ये है कि अभी फ़िलहाल यूके जो है वो पार्ट ऑफ EU है। अगर निकलता भी है तो उसमें भी टाइम लगेगा ना। ये चीज़ ऐसी तो नहीं है कि एकदम से ये हो जाएगा। कोई किसी मतलब हस्बैंड और वाइफ में भी डिवोर्स होती है तो उसमें टाइम लगता है, उसमें इश्यूज़ होते हैं बड़े। तो ये तो एक बहुत बड़ा मसला है, तो इसमें टाइम लगेगा। अगर यूके निकलने की एप्लीकेशन करता है या वो जो भी प्रोसेस स्टार्ट करता है तो इस प्रोसेस में तकरीबन 2-4 साल तो वैसे ही लग जाएंगे। अब उस दौरान जो है जो EU सिटीजन्स हैं या जो उनके डिपेंडेंट्स हैं तो उनका वही स्टेटस, उस दौरान यूके जो है वो पार्ट ऑफ EU है और उसी तरीके से आप चलेंगे। तो आपको मेरे नहीं ख्याल कि आपके स्टेटस को किसी किस्म का
फ़र्क पड़ता है। हाँ, एक मैं एडवाइस ज़रूर, मशवरा ज़रूर दूंगा उन लोगों को जो EU सिटीजन्स हैं और जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, आपके सवाल की वसातत से भी, कि अगर, क्योंकि आपको कानूनी तौर पे आपको यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड देने की ज़रूरत नहीं होती, वो 5 ईयर्स का परमिट वगैरह कानूनी तौर पे EU सिटीज़न को ज़रूरत नहीं होती, आपकी मर्ज़ी, अगर आप लेना चाहें तो ले लें। तो बेहतर ये है कि चूँकि हालात अनसर्टन हैं तो उसमें आप वो रेजिडेंस कार्ड या परमिट जो है उसको वो ले लें, वो 5 साल का होता है, ताकि कल को अगर खुदा न खास्ता जो भी सिचुएशन होती है, जिनके पास वो परमिट होगा, कार्ड होगा, तो उनको मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी। आपका यही सवाल था ना? जी। और सेकंड, मैंने आपसे एक और सवाल किया था जी। सेकंड क्या था आपका? चाइल्ड बेनिफिट्स के लिए। अच्छा, चाइल्ड 2 महीने हो गए जी। मुझे चाइल्ड बेनिफिट का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो वो आपको पता चलेगा जॉब सेंटर से कि कितना अरसा आपको यहाँ पे काम करने के बाद जो है वो आप एलिजिबल होते हैं, ये वही आपको बता सकेंगे, या बेनिफिट ऑफिस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो जाकिर साहब जी, अभी मेरा आपसे बात हुई थी ना? जी। क्या बात हुई थी मेरी आपसे? जी, वो मेरे हस्बैंड को यहाँ पे 11 साल लग गए हैं, वो जो अपील डाली थी जी। वो मेरा हस्बैंड ये कब से काम स्टार्ट कर सकते हैं, और ये 10 साल वाला केस डाल सकते हैं कि नहीं? देखें, अगर आपके हस्बैंड की अभी एप्लीकेशन कोई नहीं है, आपने वही असालम वगैरह किया हुआ था या क्या था? नहीं, असालम वगैरह नहीं, हमें ह्यूमन राइट्स बेस पे डाली थी। नहीं, तो उससे पहले कोई वीज़ा था आप लोगों के पास? जी हाँ, वर्क जहाँ पे करते थे उन लोगों ने वीजा दिया था हम लोगों को। कौन सा वीज़ा? वर्क करते थे ना, उन लोगों ने दिया था, जहाँ पे काम करते ना वहाँ उन लोगों ने दिया था वीजा। तो आपके हस्बैंड के पास वर्क परमिट था? जी, वर्क परमिट भी खत्म हो गया था। अगर देखें, वो मैं ये पूछना चाह रहा था, अगर वीज़ा ख़त्म हो गया था उसके बाद ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की है, तो जब तक आपके हक में फ़ैसला नहीं होता, आपको और आपके हस्बैंड को वीज़ा नहीं मिलता, आपके हस्बैंड काम नहीं कर सकते। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैंने पूछना था कि मेरी मॉम को रेफ्यूजी स्टेटस मिला है ना, तो मेरे भाई का कोई स्टेटस नहीं है, तो मेरी मॉम की तबीयत वगैरह सही नहीं रहती। जब वो आए थे तो उन्होंने साथ ही आए थे, 2006 में आए थे, 2006 में आए थे, विजिटर आए थे, तो ओवरस्टे हो गए थे। तो अब उसका कोई स्टेटस नहीं है, तो हम उसको कैरियर बनाएं या उसको ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, कैरियर की तो बहुत मुश्किल है, उसमें तो वो नॉर्मली देते नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे, प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे, और इसमें इश्यूज आ सकते हैं आर्टिकल 8 के भी। मेरा मशवरा ये है किसी जी मैं उसी वाले से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, तो अगर वो डॉक्टर की तरफ से इस सिलसिले में कोई लेटर भी मिल जाता है जिसमें ये कंफर्मेशन हो कि जी उनको ज़रूरत है कैरियर की, आपके जो भाई हैं जो उनकी लुक आफ्टर करते हैं फुल, तो वो भी हेल्प कर सकती है ऐसी एप्लीकेशन में। तो मेरा मशवरा ये, एप्लीकेशन कौन सी वाली बेस्ट रहेगी, रीयूनाइटेड वाली या ये कैरियर वाली? ये नहीं, ये रीयूनाइटेड तो नहीं होगी, ये आर्टिकल 8 की बेसिस पे ये एप्लीकेशन होगी, प्राइवेट फैमिली लाइफ की बेसिस पे। मेरा मशवरा है किसी वकील के पास जाके आप अपने भाई को बोलें, डिटेल में डिस्कस कर लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर बोलूँगा कि जब आपकी कॉल थ्रू होती है प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी। हेलो सर जी। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? कुमार है। हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? सर मेरा नाम कुमार है। जी कुमार साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? सर मैं एक्चुअली मेरी मैसेज आई थी 2014 में आई थी इंडिया से। जी और वो स्पाउस वीजा पे आए थे। तो अभी उनका वीजा जो 32 मंथ का वीजा दिया था, तो वो अभी खत्म होने वाला है। तो उसके लिए आप आगे मुझे क्या करना होगा? और अभी इसी दौरान मेरे पे बेटा भी हो गया है, और बेटे का तो ब्रिटिश पासपोर्ट हो गया, तो उसके तो नहीं दिक्कत। तो अब उनके लिए क्या करना होगा मुझे? उनके लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा आपको। जब वीज़ा ख़त्म हो रहा है, उस वीज़े ख़त्म होने से पहले जब 28 दिन ख़त्म होने को रह जाएं, तो उस दौरान फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं अपनी वाइफ की एक्सटेंशन के लिए। आपने जब उनको बुलाया था, जब उनके वीज़े के लिए अप्लाई किया था, तो उस वक्त आपने शो किया होगा, प्रूफ किया होगा कि आपकी इनकम जो है 18,600 पाउंड है या उससे ज़्यादा है।
तो अभी दोबारा आपको एक्सटेंशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो यही रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम आपकी इनकम 18,600 पाउंड होनी चाहिए। उस सिलसिले में जो भी कागज़ी चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पे स्लिप्स 6 महीने की, बैंक स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयज़ लेटर, ये सारा कुछ आपको देना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, ये हमारे प्रोग्राम की आज की आखिरी कॉलर हैं, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ्ते दोबारा आपसे टीवी पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। दोबारा नेक्स्ट ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी 6 बजे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।